हेलो, राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का पुनः एक बार स्वागत है। आज क्लास 11th के पहला चैप्टर रासायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले इसके टोटल 8 लेक्चर को आप डिस्कस कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं इसके 8 लेक्चर को, वो राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे जाइए, क्लास 11th के प्ले लिस्ट को खोजिए और निश्चित रूप से इसके 8 लेक्चर को वहां पर जाकर देखिए। यदि आप क्लास 11th को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आज के इस लेक्चर नंबर 9 का जो टॉपिक होगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट। मोल के बिना क्लास 11th ये कहिए कि केमिस्ट्री अधूरा है, मोल नहीं तो कुछ नहीं। मोल बहुत आवश्यक टॉपिक है क्लास 11th के केमिस्ट्री के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, क्लास 12th में हर एक जगह आपको काम देगा निश्चित रूप से। क्या? तो मोल। तो चलिए इससे पहले हम आप लोग डिस्कस करते हैं कि भाई प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो पिछले क्लास में हम आप लोगों ने पढ़ा रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम ना, ये चीजें हम आप लोगों ने डिस्कस कर लिया पिछले क्लास के अंदर। क्या पढ़ा कि रासायनिक संयोग के कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। ये पूरा लेक्चर्स आपके चैनल पे अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आप इसको नहीं देखे हैं, देख लिए तो बहुत अच्छी बात, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाइए, एनसीईआरटी क्वेश्चन कीजिए। चलिए अब हम आप लोग बिना समय लैप्स किए हुए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। देखेंगे कि मोल का कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है, मोल को कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट्स आज के टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस करना है, सीखना है, समझना है। तो बिना देर किए हुए हम आप लोग शुरुआत करते हैं। कहाँ से? मोल से। तो शुरुआत आज का टॉपिक जो होगा वो मोल से होगा। मोल। देखो सर, मोल क्या है? सबसे पहला बात तो यही होगा, मोल क्या है? पदार्थ के मात्रा का मात्रक है। तो सबसे पहले इसे हम ना डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे सर? तो बहुत सिंपल सी बात है, पदार्थ के मात्रा के मात्रक को मोल कहते हैं। इसे स्मॉल n से सूचित किया जाता है। कभी अगर सिंबल में लिखने का मन कर जाए तो स्मॉल n के साथ इसे आप लिख सकते हो। तो बहुत आसान वे में इसका डेफिनेशन आ गया। पदार्थ के मात्रा के मात्रक को मोल कहते हैं। महत्वपूर्ण बात कि ये पदार्थ का मात्रा क्या क्या हो सकता है। देखिए, पदार्थ का मात्रा द्रव्यमान हो सकता है, पदार्थ का मात्रा आयतन हो सकता है और पदार्थ का मात्रा संख्या हो सकता है। तो कहने का मतलब कि पदार्थ के मात्रा को हम किलोग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं, पदार्थ के मात्रा को हम लीटर या मीटर क्यूब में भी व्यक्त कर सकते हैं, और पदार्थ की मात्रा को हम नंबर्स में भी व्यक्त कर सकते हैं कि 50, 100, 200, 400, 500, 600, इस तरीका से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को एक साथ, यानी पदार्थ के मात्रा को एक साथ हम आप लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पदार्थ के मात्रा के मात्रक को मोल कहते हैं। यानी कुल मिलाकर पदार्थ के मात्रा को 3 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पदार्थ के मात्रा को हम द्रव्यमान में व्यक्त कर सकते हैं, पदार्थ के मात्रा को हम आयतन में व्यक्त कर सकते हैं, पदार्थ के मात्रा को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ये भी तो हो गया कि मोल को हम 3 तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं, द्रव्यमान के द्वारा, आयतन के द्वारा और संख्या के द्वारा। कि भाई द्रव्यमान के द्वारा मोल कैसे कैलकुलेट होता है, आयतन के द्वारा मोल कैसे कैलकुलेट होता है और संख्या के द्वारा मोल कैसे कैलकुलेट होता है। इन सब बातों के ऊपर भी हम आप लोग चर्चाएं करेंगे, देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी कड़ी में हम आप लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं किसके द्वारा? द्रव्यमान के द्वारा। उससे पहले आप चाहे तो हेडिंग बना सकते हैं, मोल ज्ञात करने का विधि। मोल ज्ञात करने का विधि। कैलकुलेशन मेथड ऑफ मेथड ऑफ मोल। देखिए, यदि आपको धीमा लग रहा हो तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, हम बिल्कुल आराम से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं द्रव्यमान या भार के द्वारा बाय वेट और
मास। तो वेट या मास के द्वारा हम लोग मोल को किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है सर। सो देखो, किसी पदार्थ का अनुभार उसके 1 मोल मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो पहले इस बात को लिख लेते हैं, हम इस बातों को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी पदार्थ का कौन सा भार? तो अनुभार। किसी पदार्थ का अनुभार उसके 1 मोल मात्रा को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब सीधे तौर पर हम लिख सकते हैं 1 मोल बराबर अनुभार। अगर हम 2 मोल कर लें तो 2 गुना अनुभार, 3 मोल कर लें तो 3 गुना अनुभार। जैसे मान लीजिए, इमेजिनेशन करिए कि हमारे पास ना H2O है, इसका अनुभार अगर हम कैलकुलेट करें, जो कि पीछे के लेक्चर में आप सीख चुके हैं ना, तो अगर इसका अनुभार कैलकुलेट करें तो 2 + 16 = 18 ग्राम प्रति मोल। देखिए इसी में लगा हुआ है 18 ग्राम प्रति मोल। 1 मोल का द्रव्यमान हो गया 18 ग्राम। अगर 2 मोल का हम द्रव्यमान कर ले तो 18 गुना 2 कर लेंगे, 3 का कर लें तो गुना 3 कर लेंगे, 4 का कर लेंगे तो 4 गुना 5। जितना मोल का कैलकुलेट करना उतना से गुना कर देना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 18 × 5 = 90 है, देखिए 18 × 5 = 90 ग्राम, तो इस 90 ग्राम में यदि 18 से भाग दे दीजिए तो फिर से 5 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो भार बटा अनुभार = क्या? मोल। फिर से समझिए, भार बटा अनुभार = क्या? तो मोल। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि मोल बराबर भार बटा अनुभार। ये एक सूत्र बन के तैयार हो गया, मोल बराबर भार बटा अनुभार। आप किसी भी पदार्थ का यदि मोल निकालना चाहते हैं तो उसके भार में अनुभार से भाग दे दीजिए। अब इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हैं। मोल का सिंबल N, भार को हम आप लोग X मानेंगे जो ऑलवेज ग्राम में होना चाहिए, और अनुभार को हम हमेशा WT मानने वाले हैं। तो आपके पास एक सूत्र आ गया सर, X बटा WT ना, X बटा WT। X का मतलब भार, WT का मतलब अनुभार। तो मोल आप कैलकुलेट कर सकते हैं भार के जरिए, इस सूत्र के जरिए। तो आपके पास ये भी हो गया। द्रव्यमान या भार के द्वारा मोल जब कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, किसी पदार्थ का अनुभार उसके 1 मोल मात्रा को दर्शाता है। यानी किसी भी पदार्थ का जो अनुभार होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वह पदार्थ 1 मोल मात्रा में उपस्थित है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड हम आप लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आवश्यक हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करूंगा, और एग्जाम्पल के जरिए ही इसे देखने समझने का पूरा प्रयास भी करेंगे, सीखने का पूर्ण प्रयास करेंगे इन चीज़ों को। जैसे देखिए, हमने क्या कर लिया सर, 1 मिनट सर, हमने बहुत सिंपल सा टर्म्स यहां पर एक लागू कर लिया कि जैसे है 90 ग्राम H2O जल, का मोल ज्ञात करें। तो यहां पर ये भार हो गया X बराबर 90 ग्राम। हम H2O का WT अनुभार कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसका WT कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16 = 18 ग्राम प्रति मोल। तो चूंकि मोल बराबर भार बटा अनुभार, इसलिए मोल बराबर दिया गया भार 90, अनुभार 18, कट गया सर। ये कितना मोल को रिप्रेजेंट कर दिया? 5 मोल को। ऐसे ही मान लीजिए कि हम दूसरा लेते हैं। जैसे हमने ले लिया भाई 360 ग्राम ग्लूकोज का मोल ज्ञात करें। अगर हमारे पास 360 ग्राम ग्लूकोज है तो उसमें ग्लूकोज का कितना मोल है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सर X हो गया हमारे पास 360 ग्राम ग्लूकोज यानी C6H12O6। तो इसका हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। कार्बन 6 को है, बरछक 72,
हाइड्रोजन 12 गो है तो 12, ऑक्सीजन 16 गो है, ऑक्सीजन का 16 ये 6 गो है सॉरी, तो 16 96 इज इक्वल टू टोटल ऐड कर लेंगे 180 ग्राम प्रति मोल। ये इसका आ चुका है ना। तो सिंपली आप क्या करने वाले हो कि चूंकि मोल बराबर भार बटा अनुभार, इसलिए मोल बराबर भार दिया गया, भार कितना 360, अनुभार कितना 180, कट गया सर, कितना मोल आ गया 2 मोल आ गया। तो उम्मीद है कि निश्चित रूप से यदि मास दिया गया हो तो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया, अगला क्वेश्चन, भाई अगला क्वेश्चन हमने क्या लिखा कि निम्न में कौन सर्वाधिक मोल दर्शाता है, सर्वाधिक मोल दर्शाता है, ऐसा हमने क्वेश्चन लिख लिया। ऑप्शन नंबर ए रखा सर 10 ग्राम H2, ऑप्शन नंबर बी रख लिया 80 ग्राम CH4, ऑप्शन नंबर सी रख लिया 440 ग्राम CO2, ऑप्शन नंबर डी रख लिया 60 ग्राम HE। अब इसमें से किसका मोल अधिक है, तो आप इस गलत फहमी में कतई मत जाइएगा कि द्रव्यमान जिसका अधिक है उसका मोल अधिक होगा, नहीं, मोल होता है भार बटा अनुभार। तो देखिए यदि ए नंबर ऑप्शन पर आप काम करिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर यदि आप वर्क करिएगा तो ए नंबर ऑप्शन में देखिए क्या है 10, H2 है तो 2 से भाग दे देंगे, यानी ये रिप्रेजेंट किया कितना मोल को 5 मोल को, ठीक है, 10 बटा H2 का अनुभार 2। दूसरा बी नंबर ऑप्शन पर चलिए, दिया गया भार 80 है और है क्या मीथेन है, CH4 है, CH4 कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4, टोटल मिलाकर 16, 16 × 80, ये दोनों तो इक्वल ही है। तीसरा ऑप्शन पर यदि हम चलें तो तीसरा ऑप्शन है CO2 और भार दिया गया है 440, CO2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दूना 32, 32 12 44 इज इक्वल टू कितना मोल, तो भाई ये भी हो गया 10 मोल। ऑप्शन नंबर डी पर चलें, डी नंबर ऑप्शन यदि देखें तो दिया गया भार 60 और He हीलियम, हीलियम का परमाणु भार 4, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया 15 मोल। तो क्वेश्चन क्या है सर, निम्न में कौन सर्वाधिक मोल दर्शाता है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप मोल को समझ चुके होंगे द्रव्यमान के जरिए और मोल को आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में थोड़ा और हम आप लोग आगे बढ़ते हैं और मोल ज्ञात करने के दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। पहला मेथड तो आपने सीख लिया, द्रव्यमान के जरिए मोल को इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है, भार बटा अनुभार के जरिए। यदि आयतन दिया हो तो आयतन के जरिए मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन बातों को हम आप लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट जो होगा मोल कैलकुलेट करने का वो क्या होगा, वो होगा आयतन के द्वारा, आयतन के द्वारा। सेकंड मेथड है बाय वॉल्यूम। तो आयतन के द्वारा मोल कैसे कैलकुलेट होगा इसे समझना बहुत आवश्यक है। सर एनटीपी पर, एनटीपी की चर्चा हम आप लोग पहले भी कर चुके हैं। एनटीपी का सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया गया है कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो इस बात को हम लिखेंगे, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी भी पदार्थ का अगर 1 मोल आयतन हम ले लें तो वो 22.4 लीटर के इक्वल होता है। ऐसा कहानी होता है किसके अंतर्गत, एनटीपी के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, लेकिन ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा कहां पर, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अब 1 मोल में इतना आयतन है तो 2 मोल में 2 गुना 22.4 लीटर, 3 मोल में 3 गुना 22.4 लीटर, 4 मोल में 4 गुना 22.4 लीटर। बहुत सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर अगर मान लीजिए कि 2 मोल है तो 2 गुना 22.4 लीटर
अब अगर इसी में हम 22.4 लीटर से भाग दे दें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 मोल। तो ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला था कुल आयतन, जबकि नीचे वाला फिक्स है 22.4 लीटर। तो यदि एनटीपी पर आयतन दिया गया हो तो मोल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बन के आ जाएगा। इसलिए मोल बराबर एनटीपी पर दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर। अब इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, मोल इज इक्वल टू वी एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। अगर ऊपर वाला आयतन जो है इन लीटर में हो, सिचुएशन ये भी हो सकता है कि V एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इन ml मिलीलीटर में हो, तो हम डिवाइड कर देंगे 22,400 से और मोल कैलकुलेट हो जाएगा। तो मोल कैलकुलेट आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आया। अब अगर सिचुएशन ऐसा भी हो कि मोल दिया गया हो और एनटीपी पर आयतन निकालना हो, तो आप ये भी कर सकते हैं, और V एट एनटीपी इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और इस आसान से कॉन्सेप्ट के जरिए आप मोल का कैलकुलेशन कंप्लीट रूप से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब इस पर मैं काम करके देखता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, बहुत आसान सा एग्जाम्पल का उपयोग करेंगे। कि क्या दे दिया, एनटीपी पर 5600 ml O2 गैस है, तो उसका मोल ज्ञात करें ना। बहुत आसान सी बात है कि एनटीपी पर 5600 ml O2 गैस है, तो उस O2 गैस का ना मोल कैलकुलेट करिए कि मोल बताइए क्या होगा। चूंकि अभी जस्ट आपने पढ़ा है मोल इज इक्वल टू V एट एनटीपी, और अगर मिलीलीटर में है तो 22,400 से भाग देना है। इसलिए मोल इज इक्वल टू 5600 बटा 22,400, 20 कैंसिल, 56 चौका 224। तो फाइनली सर मोल इज इक्वल टू हो गया 1/4। तो हमें उम्मीद है कि अगर आयतन दिया गया हो एनटीपी पर तो आप इस प्रकार से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। सिचुएशन ये भी तो हो सकता है एनटीपी पर आयतन ना दिया हो, तो हमने आपको मैथमेटिकल टूल्स में एक फॉर्मूला भी बताया, V1 P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 T2 अपॉन P2। इस फॉर्मूला के बल पे आप एनटीपी पर उसका आयतन कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब महत्वपूर्ण बातें ये है, इसको पहले आप नोट कर लेंगे, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब यदि हम और आगे बढ़ें तो एक रिलेशन निकल के आएगा, वो ये होगा कि द्रव्यमान और मोल के जरिए, इसको हम ऐसे समझते हैं। पहले हम लिख लेते हैं द्रव्यमान के लिए। तो हम आप लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान के लिए मोल क्या है, तो मोल बराबर भार बटा अनुभार। इसको हम कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर लिख लेते हैं आयतन के लिए। आयतन के लिए डिस्कस करें तो मोल बराबर V एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। इसको हम कर लेते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो इससे बेनिफिट क्या होना है सर, देख लीजिए, x बटा WT इज इक्वल टू V एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। या हम ये भी लिख सकते हैं, इमेजिनेशन करिए, यदि ml में हो, वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि डाटा किस बेस में दिया है। तो x बटा WT बराबर V एट एनटीपी, और अगर वॉल्यूम एनटीपी पर जो दिया है मिलीलीटर में हो तब हम कर देंगे 22,400, और तब ये डाटा आ जाएगा किस में, ml में। तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्मूला के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ सर,
बहुत इजी फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखते हैं, और क्वेश्चन क्या लिखते हैं वो समझिए। एनटीपी पर 3 ग्राम H2 गैस का आयतन ज्ञात करें। हाइड्रोजन गैस जो है, H2 गैस जो है, उसका आयतन एनटीपी पर कैलकुलेट करना, वो भी मात्र 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस का। तो क्या करेंगे सर, बहुत सिंपल सी बात है, x बटा WT इज इक्वल टू V एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। हम यही लेकर चलते हैं, इसलिए x दिया गया भार 3 ग्राम है, अनुभार H2 है, तो H2 का अनुभार हो जाएगा 2 ग्राम प्रति मोल, तो बटा 2 कर लेंगे ना, 3 बटा 2 बराबर V एट एनटीपी, वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4। अब देख लीजिए फाइनली ये 2 से कट जाएगा सर, 11.2 हो जाएगा। तो हो क्या गया, V एट एनटीपी बराबर 3 गुना 11.2 इज इक्वल टू 33.6 लीटर। सर यहाँ पर ये आंसर तो आ गया, क्या अगर ये फार्मूला हम डेरिवाइव नहीं करते, 33.6 लीटर जो अभी आया है, ये फार्मूला अगर प्राप्त नहीं करते, x बटा WT इज इक्वल टू V एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर, तो ये नहीं बनता। हाँ बिल्कुल बनता सर, दिए गए भार से हम मोल निकालते, पहले ऐसे निकालते, मोल बराबर भार बटा अनुभार 3 बटा 2, तो 1.5 मोल आता। फिर से फार्मूला लगाते, V एट एनटीपी इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, तो फिर लिखते 1.5 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर यानी 33.6 लीटर, फिर से वही आता। लेकिन क्या जरूरी है 2 बार फार्मूला पुट करने का? यदि एक ही बार में काम हो रहा है तो दोबारा फार्मूला पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको समझ में आ गया होगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या होगा सर, सबसे पहले आराम से इसको आप लिख डालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमने लिया, ये क्वेश्चन है कि एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 0.8 ग्राम CH4 गैस का आयतन ज्ञात करें। भाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, 0.8 ग्राम, तो निश्चित रूप से 0.8 ग्राम बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो हम यहाँ मिलीलीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। लीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मिलीलीटर में ठीक ठाक थोड़ा अमाउंट आपको दिखता रहेगा इसमें। तो सबसे पहले ना हम सूत्र लिख देंगे, चूंकि x बटा WT बराबर V एट एनटीपी अपॉन 22,400 मिलीलीटर। मैंने पहले से मन बना रखा है कि इसे मिलीलीटर में ही निकालना, आप लीटर में निकाल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.8 अब है क्या, CH4 है, तो CH4 है मतलब कार्बन का परमाणु भार देखिए 12 होता है और हाइड्रोजन 4 को है, तो 4 हो गया, इज इक्वल टू V एट एनटीपी अपॉन 22,400। फाइनली सर हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट को उड़ा लेंगे, यहाँ एक 10 आ जाएगा, ये 0 कैंसिल भी हो गया, तो 8 बटा 16 इज इक्वल टू V एट एनटीपी अपॉन 2240। 8 दूना 16, सर ये और कट गया, 11 20, सो फाइनली क्या निकल गया, V एट एनटीपी इज इक्वल टू 1120 ml। ये आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप अगर 0.8 ग्राम मेथेन लेते हैं और उस मेथेन को एनटीपी पर रखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर रखते हैं, तब जो आपको आयतन प्राप्त होगा वह 1120 ml होगा। 1120 ml का मतलब हुआ 1.12 लीटर प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा, बिल्कुल जैसे कि पहला एक क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं कि निम्न में कौन सर्वाधिक मोल दर्शाता है, कौन ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन है 2 ग्राम H2, दूसरा ऑप्शन है
एनटीपी पर 5600 ml H2। तीसरा ऑप्शन है 16 ग्राम, 16 नहीं सर 8 ग्राम CH4। और चौथा ऑप्शन है 1.7 ग्राम NH3। ये चार ऑप्शन है। इस चार ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है निम्न में कौन सर्वाधिक मोल रिप्रेजेंट कर रहा है। आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आप इसके सॉल्यूशन की ओर चलें तो चारों ऑप्शंस पे आपको काम करना होगा। ऑप्शन नंबर ए, भार बटा अनुभार। चूंकि मोल निकालने के लिए आपके पास सूत्र था, क्या सूत्र था? तो मोल निकालने के लिए आपके पास सूत्र था x बटा WT। x मतलब दिया गया भार 2 ग्राम, अनुभार H2 है 2, ये 1 मोल हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर यदि हम चलें तो देखिए एनटीपी पर 5600 ml, तो आपने अभी जस्ट पढ़ा मोल बराबर V एट एनटीपी अपूर्ण 22400, इसलिए मोल इज इक्वल टू 5600 बटा 22400। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 1/4, 1/4 मोल क्लियर होके आ जाएगा। तो एक हो गया 1 मोल, दूसरा हो गया 1/4 मोल, 1/4 मोल 1 से ऑलरेडी बहुत कम है। तीसरा ऑप्शन पर चलते हैं सी, मोल बराबर भार बटा अनुभार। तो चूंकि मोल बराबर भार 8 ग्राम, अनुभार मीथेन है अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया था 16, 8 दूना 16, तो ये आ गया 1/2 मोल। ऑप्शन नंबर डी, फिर से वही भार है, मोल बराबर 1.7, अनुभार नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, तो 1.7/17। दोस्तों इस पॉइंट को डालेंगे, यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1/10 मोल। तो इस चारों ऑप्शंस में कौन सबसे अधिक है? इस चारों ऑप्शन में 2 ग्राम हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मोल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 1.7 ग्राम अमोनिया सबसे कम मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप आसानी से मोल इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं, चूंकि पदार्थ के मात्रा को 3 तरीका से हम आप लोगों ने व्यक्त किया था। एक था द्रव्यमान के द्वारा, दूसरा था आयतन के द्वारा और तीसरा है संख्या के द्वारा। तो अब बारी है मोल को व्यक्त करने का तीसरा विधि का, और वो क्या है? वो है संख्या के द्वारा। तो हम तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, संख्या के द्वारा बाय नंबर। देखो सर, मोल कहता है किसी पदार्थ के 1 मोल मात्रा में कुल कणों की संख्या अवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। हम इस बात को लिख लेते हैं, किसी पदार्थ के 1 मोल मात्रा में, 1 मोल मात्रा में कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या एवोगाड्रो संख्या के, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। बहुत सिंपल सी बात है, किसी पदार्थ के 1 मोल मात्रा में कुल कणों की संख्या किसके बराबर होता है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। तो यहां से एक पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया सर। वो पॉइंट क्या है? उस पॉइंट के जरिए हम वर्क कर सकते हैं कि 1 मोल बराबर एवोगाड्रो संख्या, 1 मोल बराबर एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को आप सिंबल दे सकते हो N0, Na, N0 या N। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। इसी को हम आप लोग अप्रॉक्सली जो सबसे ज़्यादा लिखा जाता है वो लिखा जाता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 ना। ये 1 मोल का वैल्यू हो गया, 1 मोल में इतने कण होंगे। अगर 2 मोल होगा तो 2 गुना इतना, 3 मोल होगा तो 3 गुना इतना, 4 मोल होगा तो 4 गुना इतना। कुल मिलाकर कि भाई अगर 4 मोल है, देखिए तो फिर से एवोगाड्रो संख्या से भाग दे दीजिएगा। ये ऊपर वाला हो गया कुल कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। तो कुल कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या किसको रिप्रेजेंट कर देगा? मोल को रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहां भी सर वैसे ही हम फॉर्मूला बना लेंगे जैसे हम लोग द्रव्यमान के द्वारा बनाए थे और आयतन के द्वारा बनाए थे। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः मोल बराबर
अतः मोल बराबर, बहुत सिंपल सी बात है, क्या करने वाले हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान से आप समझ लीजिए कि मोल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। अगर आप कुल कणों की संख्या में एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दे, भाग दे दे, तो मोल कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आता है सर, वो क्या, वो अगला फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या बराबर मोल गुना एवोगाड्रो संख्या। चलिए एवोगाड्रो संख्या का सिंबल हमने लिख दिया Na। अब ये कण क्या क्या हो सकता है, ये कण क्या क्या हो सकता है, तो हम बात करें इस कण का, ये कण अणु हो सकता है, ये कण परमाणु हो सकता है, ये कण आयन भी तो हो सकता है, ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये कण प्रोटॉन हो सकता है, ये कण न्यूट्रॉन हो सकता है। अब चूंकि ये फॉर्मूला केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुल कणों की संख्या बराबर मोल गुना एवोगाड्रो संख्या, तो कणों की संख्या में परमाणु की संख्या भी यही आएगा, अणु की संख्या भी यही आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ऐसे में तो हर एक संख्या इक्वल हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो इस फॉर्मूला को परफेक्ट बनाने के लिए हम आप लोग थोड़ा सा इसमें कणों की संख्या की जगह अब लिखेंगे अणु की संख्या, परमाणु की संख्या, आयन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। उससे पहले हमें समझना होगा ग्राम अणु क्या होता है, ग्राम परमाणु क्या होता है, ग्राम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्राम प्रोटॉन क्या होता है, ग्राम न्यूट्रॉन क्या होता है और ग्राम आयन क्या होता है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप वीडियो को पॉज करते जाइए और लिखते जाइए, फिर आराम से इन सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट पूर्वक समझने का चीज़ है, धरफरी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आप लोग डिस्कस करेंगे ग्राम अणु, ग्राम अणु ना, कि ग्राम अणु किसे कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। दोस्तों ग्राम अणु, ग्राम मॉलिक्यूल बहुत आसान सा टॉपिक है, आप बिल्कुल इजी वे में इसे समझ सकते हैं, लेकिन उतना ही आवश्यक भी है। देखिए ग्राम अणु होता क्या है, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के जितने भी अणु होंगे, जो भी मात्रा दिया गया होगा, उस पदार्थ के मात्रा के मोल को ग्राम अणु कहते हैं। तो ग्राम अणु हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के प्रति एकांक मोल में उपस्थित, प्रति एकांक मोल में उपस्थित अणु के संख्या को या अणु को ग्राम अणु कहते हैं। अर्थात ग्राम अणु बराबर, ग्राम अणु को हम जी अणु लिख देंगे, ग्राम अणु बराबर मोल, मोल का सिंबल n होता है और अणु को फिर से लिख देंगे अणु, ग्राम अणु बराबर मोल गुना अणु। बिल्कुल सेम टर्म अगर हम ग्राम परमाणु करेंगे, ग्राम परमाणु, ग्राम एटम, तो यहां भी हम यही लिखने वाले हैं सर। क्या लिखने वाले हैं, तो यहां भी बिल्कुल सिंपल वे में लिखने वाले हैं, किसी पदार्थ के प्रति एकांक मोल, प्रति एकांक मोल में उपस्थित किसको, परमाणु को, परमाणु को ग्राम परमाणु कहते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा टर्म्स आपके पास आ चुका है। अर्थात हम यहां लिख सकते हैं कि ग्राम परमाणु बराबर, ग्राम परमाणु बराबर मोल गुना परमाणु। तो सब में जब यही लिखना है तो बार बार यही डेफिनेशन दोहराने की आवश्यकता ही नहीं है। ग्राम आयन बराबर हम लिख देंगे मोल गुना आयन, ग्राम इलेक्ट्रॉन बराबर लिख देंगे मोल गुना इलेक्ट्रॉन,
ग्राम प्रोटॉन बराबर लिख देंगे मोल गुना प्रोटॉन, और ग्राम न्यूट्रॉन बराबर लिख देंगे मोल गुना न्यूट्रॉन। तो निश्चित रूप से ये सब बातें आपको समझ में आ चुका होगा। अब इन सब चीज़ों को हम आप लोग पुट करेंगे उसी फॉर्मूला में। किस प्रकार से पुट करेंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। पहले ना इस पर हम एक क्वेश्चन भी देख लेंगे, इस पर एक कंप्लीट क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो जरूरी है कि पहले वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख दीजिए। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन क्या लिया सर, बहुत सरल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि 48 ग्राम O2 में निम्नलिखित को ज्ञात करें। निम्नलिखित को ज्ञात करें। 48 ग्राम O2 है, इसके अंदर इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना है कि भाई कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल को, कि मोल बराबर भार बटा अनुभार। तो भार है 48, अनुभार है 16 दूना 32, कट जाएगा सर 1.5 मोल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन यदि चले तो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि ग्राम अणु, ग्राम अणु कैलकुलेट करिए। तो चूंकि ग्राम अणु इज इक्वल टू मोल गुना अणु। सर जब आप स्वतंत्र रूप से अणु की बात कर रहे होते हैं तो ये इसकी संख्या ऑलवेज 1 होता है, लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर इसकी बातचीत करते हैं तो इसकी संख्या फिर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हुआ करता है। तो मोल हमेशा जो कैलकुलेट होकर आएगा वो होगा, और अणु की संख्या हमेशा 1। तो ग्राम अणु हो गया 1.5। लेकिन इसी में क्वेश्चन रहता ग्राम परमाणु, कि भाई ग्राम परमाणु ज्ञात करें। तब हम फॉर्मूला लगाते मोल गुना परमाणु, और मोल गुना परमाणु फार्मूला लगाकर मोल को मोल के जगह पर रख लेते 1.5, और परमाणु की बात करें O2 में ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, तो ये 3 मोल हो गया, यानी इसका ग्राम परमाणु 3 हो गया। नेक्स्ट देखिए, ग्राम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोल गुना इलेक्ट्रॉन। तो मोल है 1.5, लेकिन बात है इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान संख्या 16। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों परमाणु द्रव्यमान संख्या के परमाणु संख्या के बराबर हुआ करता है। परमाणु जब उदासीन हो, परमाणु के ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या तीनों आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। तो अब O2 है, एक ऑक्सीजन में 8 है, तो O2 में 16 हो गया। तो 16 को 1.5 से गुना कर लीजिए, यानी इसमें ग्राम इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 निकल के आ चुका है। इसी प्रकार से ग्राम प्रोटॉन की बात करें, 5वां क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि इसमें आप ग्राम प्रोटॉन कैलकुलेट करिए। तो मोल मल्टीप्लाई प्रोटॉन, मोल है 1.5 और प्रोटॉन फिर से निकल के आएगा 16, तो ग्राम प्रोटॉन भी इसका 24 होगा। ग्राम न्यूट्रॉन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 अगर देख लें, ग्राम न्यूट्रॉन देख लें कि ग्राम न्यूट्रॉन कितना होना है। तो मोल गुना न्यूट्रॉन, मोल गुना न्यूट्रॉन, तो मोल 1.5 है और ऑक्सीजन 8, 16। देखिए संयोग से इसमें न्यूट्रॉन भी 8 ही है और O2 है, तो O2 8 दूना 16 न्यूट्रॉन इसके अंदर भी हो गया, तो ग्राम न्यूट्रॉन भी 24 हो गया। तो संयोग से O3 के अंदर, ये O2 के अंदर ग्राम इलेक्ट्रॉन, ग्राम प्रोटॉन, ग्राम न्यूट्रॉन, ये तीनों संख्या इक्वल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा इक्वल होगा, अभी संयोग से इक्वल है। ग्राम परमाणु की संख्या, ग्राम अणु की संख्या और मोल की संख्या, ये सब आपने कैलकुलेट करने के लिए सीख लिया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जिस क्वेश्चन में हम आप लोग ग्राम आयन की संख्या कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। तो एक दूसरा एग्जांपल इसके ऊपर हम लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल है सर, वो एग्जांपल है 5.85 ग्राम NaCl में ग्राम आयन की संख्या ज्ञात करें। ग्राम आयन की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, मोल इज इक्वल टू दिया गया भार बटा अनुभार। अनुभार इसका 58.5 कैसे आया? अरे भाई देख लो, सोडियम का परमाणु भार हो गया 23 और क्लोरीन का परमाणु भार हो गया 35.5, जोड़ लीजिएगा तो 58.5 ग्राम प्रति मोल आ चुका है। तो ग्राम आयन निकालने के लिए सबसे पहले मोल तो निकालना पड़ेगा, तो 58.5 से आप भाग दे दीजिए, कट करिएगा तो कट हो जाएगा कितना बार में 1/10, तो इसका मोल आ चुका है 1/10। अब महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आयन बताना है कि क्या वो आयन है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl बना है Na++
Cl- से। तो बताइए सोडियम क्लोराइड में एगो सोडियम आयन है, इसके आगे कुछ नहीं है तो एगो है, और एगो क्लोरीन आयन है। तो दोस्तों इसके अंदर जो आयन की संख्या आ गया वो कितना है, 2 है। अब कहता है चूंकि ग्राम आयन कैलकुलेट करें, तो चूंकि ग्राम आयन बराबर मोल गुना आयन, ये फॉर्मूला है। मोल का वैल्यू 1/10 और आयन का वैल्यू 2, कट गया सर 5, तो 1/5 ग्राम आयन हमारा आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ तक का चीज़ें आप बहुत बेहतर रूप से समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। इसे आप अपने कॉपी में नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फिर से वही बातें, अब रिपीट करते हैं। कणों की संख्या बराबर, कणों की संख्या बराबर क्या सूत्र था सर? तो सूत्र था मोल गुना एवोगाड्रो संख्या। अब हम बात करेंगे कण के जगह पर अणु की संख्या, कि अणु की संख्या कितना होगा। तो अणु की संख्या होगा ग्राम अणु गुना एवोगाड्रो संख्या। अब ग्राम अणु का मतलब क्या सर? मोल गुना अणु गुना एवोगाड्रो संख्या। तो बार बार ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, ग्राम इलेक्ट्रॉन ये लिखना नहीं है। परमाणु की संख्या बराबर, परमाणु की संख्या बराबर ग्राम परमाणु गुना एवोगाड्रो संख्या। तो ग्राम परमाणु के जगह पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल गुना परमाणु, मोल गुना परमाणु गुना एवोगाड्रो संख्या। इसके अलावा हम लिख सकते हैं आयन की संख्या, आयन की संख्या बराबर मोल गुना आयन गुना एवोगाड्रो संख्या। इसके अलावा हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, मोल गुना इलेक्ट्रॉन गुना एवोगाड्रो संख्या। इसके अलावा हम लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, तो मोल गुना प्रोटॉन गुना एवोगाड्रो संख्या। इसके अलावे हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, मोल गुना न्यूट्रॉन गुना एवोगाड्रो संख्या। तो यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग निकलता है, परमाणु की संख्या अलग निकलता है, सब इस फार्मूला से नहीं निकलता। ये एक बेसिक फार्मूला था ना, और इस बेसिक फार्मूला को एडवांस फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया गया ग्राम अणु के द्वारा, ग्राम परमाणु के द्वारा, ग्राम आयन के द्वारा, ग्राम इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ग्राम प्रोटॉन के द्वारा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और इस क्वेश्चन के जरिए आज के इस मोल कॉन्सेप्ट के सिलसिला को समाप्त करेंगे। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं समाप्त करेंगे, इससे पहले इसका क्वेश्चन देखेंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर मोल का सिलसिला समाप्त होगा। तो अभी थोड़ा वक्त है मोल के सिलसिला को समाप्त होने में। जैसे मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन क्या ले लिया, हमने क्वेश्चन ले लिया सर कि 204 ग्राम Al2O3 में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है वो है 2Na। ऑप्शन नंबर बी 5Na। ऑप्शन नंबर सी 10Na। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि सबसे पहले परमाणुओं की संख्या आपको निकालना है। परमाणु की संख्या बराबर मोल गुना परमाणु गुना एवोगाड्रो संख्या। तो सबसे पहले मोल निकालो। मोल निकालने के लिए दिया गया भार, दिया गया भार कितना दिया हुआ है सर? तो बहुत सिंपल सी बात है कि दिया गया भार जो है वो 204 ग्राम है। और कंपाउंड क्या है? Al2O3। तो इसका हम क्या निकाल देंगे? अनुभार। Al2O3 का अनुभार कैलकुलेट करेंगे। Al2O3 का जब अनुभार कैलकुलेट करेंगे तो 27 दूना 54, ऑक्सीजन 16 तिया 48 इज इक्वल टू 102 ग्राम प्रति मोल। तो मोल तो निकालना ही होगा सर। मोल बराबर भार बटा अनुभार। तो मोल फाइनली कितना आ गया? 2 मोल आ गया। अब हम बात करते हैं परमाणुओं की संख्या। तो चूंकि परमाणुओं की संख्या बराबर मोल गुना परमाणु गुना एवोगाड्रो संख्या। तो मोल का वैल्यू है दोस्तों 2। परमाणु का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, देखिए 2 गो एल्युमिनियम और 3 गो ऑक्सीजन, 5 परमाणु हो गया।
एवोगाड्रो संख्या का मान रखा हुआ नहीं है तो आप भी क्यों झंझट ले, आप भी एवोगाड्रो संख्या ही रख दीजिए 5 दूना 10 Na। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है अभी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो आप ऐसे करके आप इन चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहीं पर अगर अणु की संख्या रहता तो मोल गुना अणु गुना एवोगाड्रो संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता तो मोल गुना इलेक्ट्रॉन गुना एवोगाड्रो संख्या, जो संख्या रहता उतना गुना वो गुना एवोगाड्रो संख्या आपको कर देना है। समझ में आ गई बातें। चलिए आज मोल कॉन्सेप्ट का ये सिलसिला समाप्त होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मोल से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है वो क्या है सर, वो क्या है, तो उस क्वेश्चन को हम आप लोग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास इस सिलसिला से संबंधित 90 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या कैलकुलेट करें। तो बहुत सिंपल सी बात है, मोल इज इक्वल टू जल का सूत्र क्या है H2O। तो दिया गया भार बटा अनुभार, जल का अनुभार कई बार आपने कैलकुलेट किया 18 25 90। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के 40 ग्राम मात्रा हेतु कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। मतलब कुल मिलाकर कहिए ये पूछ रहा है 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। तो मोल बराबर भार बटा अनुभार, भार 40, अनुभार निकाल लेंगे, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, तिया 48। दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर हम ऐड कर लें, जोड़ लें, तो 40 बटा 100 इज इक्वल टू 0.4 मोल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ के मात्रा का मात्रक होता है। भाई पदार्थ के मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो पदार्थ के मात्रा का मात्रक मोल होता है। अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मोल क्या होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। तो यहाँ तक तो आप देख लिए। अब इसी कड़ी में थोड़ा और हम आप लोग आगे बढ़ेंगे, इसको भी आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है सर, क्वेश्चन छोड़ दिए तो मतलब सब कुछ छूट गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है सर, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। बहुत बेहतर रूप से आपने पढ़ा। 6वां क्वेश्चन है फ्लास्क ए में 10 मोल अमोनिया, अमोनिया यानी NH3, और इस NH3 का अगर अनुभार हम कैलकुलेट कर लें तो 14 + 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम प्रति मोल। तो दोस्तों अगर 1 मोल में 17 ग्राम है तो 10 मोल में कितना होगा 170 ग्राम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एवं फ्लास्क बी में 10 मोल जल है, जल का सूत्र क्या है H2O है। तो इसका अनुभार अगर हम कैलकुलेट करें जल का 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम प्रति मोल। तो 1 मोल में अगर 18 ग्राम है तो 10 मोल में कितना होगा 180 ग्राम। तो किस फ्लास्क का भार सर्वाधिक होगा, तो भाई सिंपल सी बात है 180 ग्राम वाला का भार सर्वाधिक होगा, फ्लास्क बी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में कौन सर्वाधिक मात्रा प्रदर्शित करता है। इसको तो बनाना पड़ेगा। देखिए 2 मोल जल, जल का सूत्र कितना है H2O जल का सूत्र है, और जल का अनुभार आपके पास 18 ग्राम प्रति मोल आ गया। तो 2 मोल का मतलब हो गया 36 ग्राम, 18 दूना 36, 25 ग्राम जल। तो भाई 25 ग्राम से तो ज्यादा 36 ग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं इतना 6.022 गुना 10 पर पावर 23 अणुजल, इसमें मोल निकाल लेते हैं, इसी एवोगाड्रो संख्या से भाग दे देंगे, इतना गुना 10 पर पावर 23। तो ये कट जाएगा, ये कितना आ गया 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब हो गया 18 ग्राम। तो ये सी नंबर ऑप्शन 18 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन 36 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है और बी नंबर ऑप्शन 25 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा किस में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 64 ग्राम O2 में O2 का ग्राम परमाणु ज्ञात करें। 64 ग्राम O2 में O2 का ग्राम परमाणु ज्ञात करें। सबसे पहले मोल निकाल लेंगे, 64 बटा O2 16 दूना 32, तो 2 मोल हो गया। अब ग्राम परमाणु का सूत्र क्या था, ग्राम परमाणु का सूत्र था मोल गुना परमाणु। दोस्तों मोल का वैल्यू यहां देखो, मोल का वैल्यू आपके पास 2 आया और O2 है 2, तो टोटल ग्राम परमाणु इसमें हो कितना गया 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ तक का चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर उसका सॉल्यूशंस और बेहतर रूप से आपके लिए किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है सर 88 ग्राम CO2 में ग्राम परमाणु ज्ञात करें। तो मोल निकाल लीजिए 88, CO2 44 निकल के आएगा, 2 मोल आ गया। ग्राम परमाणु की अगर बात करें तो 2 गुना मोल गुना परमाणु, 2 मोल हो गया। परमाणु देखिए कार्बन 1 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, 3 गो, 3 दूना 6। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब दिया गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बना के देख लीजिए, आंसर आपके पास अवेलेबल है, और आंसर जब अवेलेबल है तो आप जांच करके देख सकते हैं। तो मोल में इतना कुछ था, मोल को आपने बेहतर रूप से सीखा होगा। आप इसी प्रकार से यदि चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में क्लास 11th पूरा कॉन्सेप्ट पूर्ण तरीका से आपके पास आए, तो आप जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से, और जुड़िए अपने साथियों को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।